नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सम्यक दृष्टि पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सौर मंडल टॉपिक पर। और सौर मंडल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न से। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, ऑप्शन बी प्रतिपदा, ऑप्शन सी किसी दिन, ऑप्शन डी पूर्णिमा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि प्रतिपदा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं कि जो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है वो कब बनती है और किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है आपका, ये सूर्य है और यहाँ पर क्या है आपकी, ये पृथ्वी है, ठीक है। और इनके बीच में जब चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा जब इन दोनों के बीच में आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की। और ये प्रतिपदा शब्द जो, इसको हम न्यू मून डे के नाम से भी जानते हैं, न्यू मून डे, या फिर इसको हम अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। अमावस्या बोलते हैं ना कि आज अमावस्या है, तो इसी दिन होती है सूर्य ग्रहण वाले दिन, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न को कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो प्रतिपदा यानी कि इस दिन में होता है, अमावस्या के दिन, यानी कि जब ये स्थिति बनती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 22 मार्च को और ऑप्शन डी 21 सितंबर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 3 जनवरी को, जो कि एकदम सही उत्तर है। अब ये जान लेते हैं थोड़ा सा, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं हम उपसौर। उपसौर के नाम से मिल सकता है या फिर पेरिहीलियन के नाम से भी आपको ये मिल सकता है। तो उपसौर या पेरिहीलियन के नाम से हम इस स्थिति को जानते हैं जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकटतम दूरी पर होती है। अगर पूछा जाए पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को, ये याद रखेंगे। और इस स्थिति को कहते हैं हम अपसौर, अपसौर। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं या फिर अपहीलियन, अपहीलियन या फिर अपसौर के नाम से हम इस स्थिति को जानते हैं। तो याद रखेंगे इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी टॉलमी और ऑप्शन डी स्ट्राबो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में ये बात बताई कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अरस्तु ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोलाकार है। और उनकी बुक का नाम भी याद रखेंगे जिसमें उन्होंने बताया था ऑन द हेवंस। अगला प्रश्न है, दिन रात किस कारण से होते हैं? ऑप्शन ए भू परिक्रमण के कारण, ऑप्शन बी भू परिभ्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और ऑप्शन डी चंद्रमा के परिक्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भू परिभ्रमण के कारण। अब याद रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम से पूरब की ओर क्या है, घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इस घूर्णन को या तो हम कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन या फिर पृथ्वी का परिभ्रमण हम इसको कहते हैं। और इसी कारण से दिन रात होते हैं। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर और ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भूमध्य रेखा पर। जब दिन रात बराबर होते हैं तो सूर्य की जो किरणें होती हैं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं या कह सकते हैं लंबवत पड़ती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल,
ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 7 अप्रैल और ऑप्शन डी 7 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, याद रखेंगे। और मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, समर्थन प्रदर्शित करने के लिए। तो इस जो दिन का आयोजन किया जाता है पूरे विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए, समर्थन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अब इसके बारे में कुछ और विशेष बातें जान लेते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे सूर्य का दूसरा सबसे निकट ग्रह है शुक्र, और उसके बाद सांझ का तारा इसी को बोलते हैं और भोर का तारा बोलते हैं, या कह सकते हैं इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है। तो ये विशेष बातें शुक्र ग्रह के बारे में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 365.50 दिन, ऑप्शन सी 365.25 दिन, ऑप्शन डी 365.75 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 365.25 दिन। तो याद रखेंगे जो 365.25 दिन है, ये जो पॉइंट दशमलव है क्या है, ये एक दिन का 1/4 भाग होता है, या कह सकते हैं ये लगभग कितना 6 घंटे के बराबर होता है। और ये 6 घंटे हर चौथे वर्ष, कितने हर चौथे वर्ष ये 24 घंटे बन के ये लीप वर्ष का निर्माण करते हैं। यानी कि सामान्य वर्ष होता है हमारा 365 दिन का, लेकिन जब ये 6-6 घंटे हर 4 वर्ष जुड़ते हैं तो एक दिन और बढ़ जाता है वर्ष में, जिस साल में फरवरी 29 दिन की होती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ऑप्शन ए 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम एग्जैक्ट की बात करते हैं तो ये लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन ये क्या है लगभग में अगर आपसे पूछा जाए तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड ही इसका सही उत्तर होगा। तो याद रखेंगे पृथ्वी अपने पथ में जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से लगाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग ऑप्शन ए 31,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 64,000 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो क्या है लगभग 40,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदैव झुकी होती है। ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.0 डिग्री पर, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री पर, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर और ऑप्शन डी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर पृथ्वी सदैव झुकी होती है। अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर और ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गैलीलियो। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम चीज़ें जान लेते हैं। वर्तमान में लगभग 90 से और 95 के बीच इसके उपग्रह खोजे जा चुके हैं और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। मतलब कि किस ग्रह के ओर पास यानी कि चारों ओर
मतलब कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे गोलाकार छल्ले पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी बृहस्पति और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि शनि। याद रखेंगे शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके अभी तक अगर नासा के अनुसार हम बात करते हैं, नासा के अनुसार इसके लगभग 145 या 146 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। अगर हम इसके सबसे बड़े उपग्रह की बात करते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है टाइटन। आप याद रखेंगे टाइटन उपग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लेता है ऑप्शन ए 84 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष और ऑप्शन डी 48 वर्ष। तो यूरेनस का मतलब है अरुण यानी कि अरुण ग्रह और ये 84 वर्ष यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर बात करें कि ये अपनी धुरी पर या फिर अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1971 में और ऑप्शन डी 1969 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1969 में। अगर आप याद रखना चाहें इसकी डेट तो 20 जुलाई 1969 को ये एक अपोलो 11 नामक मिशन भेजा गया था अमेरिका के द्वारा, जिसमें 3 व्यक्तियों को भेजा गया था। पहले व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे हैं माइकल कॉलिंस और तीसरे हैं एडविन एल्ड्रिन। तो ये 3 व्यक्ति भेजे गए थे अपोलो 11 मिशन के द्वारा और पहली बार जो चंद्रमा पर ये मिशन उतारा गया था 20 जुलाई 1969 को। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि ऑप्शन ए चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं और ऑप्शन डी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये एकदम इस प्रश्न का सही उत्तर है और चंद्रमा पर क्या है वायुमंडल का अभाव है। और आप जानते हैं कि ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए या फिर उनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वायुमंडल इस चीज़ का एक सशक्त माध्यम है या फिर कह सकते हैं एक कठोर प्रमाण है। तो वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है बेमेल को चुनिए ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी चंद्रमा और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रमा, क्योंकि ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों ही क्या है ये ग्रह हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वो उपग्रह है। और याद रखेंगे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आप याद रखेंगे कि जो चंद्रमा है वो उपग्रह है और जो अन्य यहाँ पर दिए हुए हैं वे सभी ग्रह हैं। तो यहाँ पर बेमेल जो है यानी कि जो मेल नहीं खाता है वो है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रमा। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उल्का, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उल्कापिंड और ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि क्षुद्र ग्रह। इन सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और कहीं कहीं आपको इंग्लिश में भी दे दिया जाता है, तो इंग्लिश में इसको एस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे एस्टेरॉइड्स। तो आपको ये नाम भी मिल सकता है और क्षुद्र ग्रह भी मिल सकता है, तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है उल्का यानी कि मीटियर है। ऑप्शन ए तीव्र गति से चलता तारा, ऑप्शन बी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, ऑप्शन सी तारामंडल का भाग और ऑप्शन डी
पुच्छहीन धूमकेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। अब ये जो उल्का है, ये याद रखेंगे, जो टूटने वाला तारा होता है या फिर टूटता हुआ तारा कह सकते हैं आप, टूटने वाला तारा, ये क्या होते हैं, ये ही उल्का कहलाते हैं। टूटने वाले जो तारे होते हैं वो उल्का कहलाते हैं। शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार के नाम से भी टूटने वाला तारा जाना जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश होते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अटलांटिक महासागर में। तो शून्यांश अक्षांश और शून्यांश देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा। ऑप्शन ए 3 घंटे, ऑप्शन बी 6 घंटे, ऑप्शन सी 9 घंटे और ऑप्शन डी 12 घंटे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 6 घंटे। अब समझते हैं यहाँ पर जो 90 डिग्री देशांतर है, तो देशांतर ही हमारे समय को क्या है बताते हैं, देशांतर के हिसाब से ही हम समय को देखते हैं। तो ये याद रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। अक्ष का मतलब है कि यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी शुरू हुई और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने एक चक्कर लगा लिया, कितना 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। और ये जो दूरी है पूरी, अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी परिधि की, तो ये 360 डिग्री होती है और ये 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर हम 1 घंटे की यहाँ पर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 24 घंटे में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। तो अगर हम 1 घंटा निकालेंगे यहाँ 1 घंटे के लिए, तो कितना हो जाएगा, 360/24 यहाँ पर हो जाएगा और इसका उत्तर होगा 15, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री इनके क्या है घूम जाती है, तो 6 घंटे में कितना घूमेगी, इधर भी आप 6 की गुणा कर दीजिए और इधर भी 6 की गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 6 घंटे का क्या है इनके बीच समय अंतर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर गिलोब पर वृत्त का निर्माण करता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 90 डिग्री पश्चिम और ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 180 डिग्री। और यहाँ पर याद रखेंगे, जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस तरह से क्या है निर्मित है, यानी कि इस तरह से बनी हुई है। और ये वाली जो रेखा है इसी को हम क्या है प्रधान यामोत्तर कहते हैं, या फिर इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच रेखा। और ये 0 डिग्री देशांतर पर क्या है अवस्थित होती है। तो जब हम देशांतरों की स्थिति देखते हैं तो 0 डिग्री देशांतर के इधर भी 180 लाइनें खींची जाती हैं, यानी कि 180 डिग्री होता है और इधर भी 180 डिग्री होता है। तो तब जाकर क्या है एक पूरे वृत्त का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर गिलोब पर वृत्त का निर्माण करती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ऑप्शन डी मध्याह्न रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ही किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख लेते हैं 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर और 15 डिग्री होता है 1 घंटे के बराबर, याद रखेंगे। और जो ग्रीनविच मीन टाइम और भारत मानक समय है, तो हम कह सकते हैं कि जीएमटी और आईएसटी में जो अंतर होता है 82.5 डिग्री कह सकते हैं, 82 सही, 1/2 डिग्री देशांतर का अंतर होने के कारण ही क्या है इन दोनों में 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे 1 मिनट कितना, 1 अंश कितना 4 मिनट के बराबर, तो 82.5 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो ये कितना बैठेगा
5 घंटा 30 मिनट के बराबर बैठेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रशांत महासागर से होकर। प्रशांत महासागर से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अगला प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ऑप्शन ए समुद्री धारा, ऑप्शन बी समुद्री हवा, ऑप्शन सी देशांतर और ऑप्शन डी अक्षांश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि देशांतर। देशांतर के सापेक्ष अगर हम रास्ता बनाते हैं तो हम क्या है, कम समय में ही अपने जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमारे क्या है, पृथ्वी का निर्माण है। और ये जो बीच वाली रेखा है ये क्या, 0 डिग्री देशांतर का है या फिर ग्रीनविच लाइन इसको हम कह सकते हैं। तो अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम जाते हैं 180, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का जो अंतर है वो 180 होता है। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन कम हो जाता है, ठीक है, एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, याद रखेंगे। तो अगर हम देशांतर के सापेक्ष रास्ता बनाएंगे तो आसानी से क्या है, कम समय में पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मानक समय और ऑप्शन डी दिवस यानी कि दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मानक समय। मानक समय प्राकृतिक इकाई नहीं है, ये मानवकृत है। इसको देशांतरों के हिसाब से बनाया गया है, याद रखेंगे। तो मानक समय इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए कीनिया या केन्या, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मैक्सिको। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। और मैक्सिको से कौन सी रेखा गुजरती है ये याद रखेंगे, कर्क रेखा मैक्सिको से होकर गुजरती है। अब भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। तो भूमध्य रेखा कुल मिलाकर 13 देशों से होकर गुजरती है और इनके नाम मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। साओ टोम और प्रिंसिप, युगांडा, कांगो गणराज्य, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील। गैबन, कांगो लोकतांत्रिक, ये यहाँ से कट कर लेंगे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मालदीव, किरीबाती और कोलंबिया। तो इन 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है मैक्सिको, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो आप इन नामों को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये दोनों दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती हैं। और तीनों रेखाएं अगर हम बात करते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, वे अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होगा। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 43 डिग्री, ऑप्शन सी 47 डिग्री और ऑप्शन डी 66.5 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 43 डिग्री। अब जो यहाँ पर पृथ्वी की जो बनावट है वो इस तरह से है, ये बीच वाली रेखा
विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है और ऊपर जो दी गई है वो कर्क रेखा है। तो ये जो स्थिति बनती है ये बनती है 22 दिसंबर को, यानी कि जो मकर संक्रांति की स्थिति बनती है 22 दिसंबर को बनती है। और जब सूर्य की किरणें सीधा क्या है इस पर लंबवत पड़ती हैं, मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तब यह स्थिति बनती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हैं। 43.5 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए मिस्र से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से और ऑप्शन डी म्यांमार से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि ईरान से। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है और जो कर्क रेखा है तो भारत के बीचों बीच से ही गुजरती है और मिस्र से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईरान, यानी कि ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो देश दिए गए हैं इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहले नंबर पर है हवाई द्वीप यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बहमास मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। तो इन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।